नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी की, और हम यहां पर बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। और मुझे नहीं लगता कि अब एग्ज़ाम आपका 23 फरवरी को होगा भी, क्योंकि स्लॉट बुकिंग से एक सप्ताह पहले तक अगर स्लॉट बुकिंग आती है तब तो एग्ज़ाम हो जाता है, वरना अभी तक तो स्लॉट आया नहीं है और 23 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। तो अब क्या लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा? मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जैसे भी होगा तो हम तैयार रहेंगे, नहीं होगा तब भी हम तैयार रहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन की, और मैंने कहा था कि मुगल वंश मैंने बीच में रोक दिया था, उसे मैं करा दूंगा। ठीक है, पहले राष्ट्रीय आंदोलन कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुगल वंश से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाली क्लासें हैं आपकी। और हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग भैया पढ़ रहे थे बंगाल विभाजन से हम पढ़ेंगे। देखिए, बंगाल विभाजन की बात आएगी। बंगाल विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ, तो हम पढ़ेंगे सर 1905 में बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। और इसकी घोषणा कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में सारी चीज़ें बात करेंगे। बिल्कुल माताजी स्वस्थ हैं, लगभग अब स्वस्थ हैं। 140 के आसपास बीपी आ चुका है, अब 280 बीपी था, अब वो धीरे धीरे घट के 140 के आसपास है। वो कंटिन्यू 140 बना हुआ है, अब नॉर्मल की स्थिति में है। ठीक है, आप लोगों की दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से दुआएं आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर लेते हैं, अब फुल मजे के साथ पढ़ेंगे, है ना। कल बहुत टेंशन थी, अब स्वस्थ हैं सारी चीज़ें। देखिए, बंगाल विभाजन को ये हुआ कि अंग्रेजों के मन में ये डाउट आया कि भाई अगर ये हिंदू मुस्लिम एक होने लग गए तो इन पर शासन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इन्हें बांटते हैं, इन्हें आपस में लड़वाते हैं। ठीक है, इन्हें आपस में लड़वाते हैं और लड़वाने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसे पूर्वी बंगाल बना दो, जो हिंदू बाहुल क्षेत्र उसे पश्चिमी बंगाल बना दो। तो ऐसा हुआ कि भाई क्या किया गया, पूर्वी बंगाल में किसे किसे दे दिया गया? पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र दे दिया, जिसकी राजधानी ढाका बना दी। पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या बना दी? ढाका। इसका पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ब्लूमफील्ड फुलर। कौन था? ब्लूमफील्ड फुलर। अब पश्चिमी बंगाल की अगर बात करें, पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार, ओडिशा हिंदू बाहुल क्षेत्र था। इसकी राजधानी बना दी कोलकाता। क्या बना दी? कोलकाता। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए यहां पर? सर एंड्रयू फ्रेजर। कि सर पश्चिमी बंगाल का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रयू फ्रेजर था। और भैया पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ब्लूमफील्ड फुलर। जिस समय बंगाल को दो भागों में बांटा गया था उस समय आबादी कुल कितनी थी? 40 करोड़। कुल आबादी कितनी थी? 40 करोड़ थी। ठीक है, बंगाल की कुल आबादी कितनी थी? 8 करोड़। ये 40 करोड़ किसकी है? भारत की। ये 40 करोड़ किसकी होगी? भारत की। यहां पर आप लिखेंगे सर 40 करोड़ आबादी किसकी होगी? भारत की होगी। अब बात आती है सर घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 में। हालांकि कहीं कहीं कुछ सोर्सेज में इसकी घोषणा कब है, कुछ स्रोत में इसकी घोषणा कितनी कब बताई गई है? 19 जुलाई। 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा बताई गई थी। किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सर ये घोषणा किसने की थी? कर्जन ने। किसने? कर्जन। आप कहेंगे सर कर्जन द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई। बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन ने की और इसको लागू किसने किया? एंड्रयू फ्रेजर ने। किसने भैया? एंड्रयू फ्रेजर ने, जो पश्चिमी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल या पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। लेकिन बंगाल विभाजन को दो भागों में, बंगाल को दो भागों में बांटने की योजना किसकी थी? ये थी वेडरवन की। किसकी? वेडरवर्न। आप कहेंगे सर वेडरवर्न। दो तीन चीजें आएंगी कि सर बंगाल विभाजन करने की जो योजना थी ये किसके दिमाग में सबसे पहले आई थी? तो ये वेडरवर्न में आई थी। ठीक है, किसके मन में आई थी? वेडरवर्न के मन में आई थी। इसकी घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 में। ठीक है, अब बात आती है जिस समय इसकी घोषणा की गई थी तो बंगाल की आबादी थी 40 करोड़ और भारत की कुल आबादी थी 8 करोड़। पूर्वी बंगाल में असम मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बना। ठीक है, राजधानी ढाका हो गई। पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा हिंदू बाहुल क्षेत्र था, राजधानी कलकत्ता हो गई। पहला लेफ्टिनेंट बना था पश्चिम बंगाल का एंड्रयू फ्रेजर और पूर्वी बंगाल का बना था ब्लूमफील्ड। कौन? ब्लूमफील्ड। ये बातें आपको याद रखनी है, मैंने ये एडवांस में आपको पीडीएफ दी थी। चलिए मुझे बताइए,
यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें, और अपने मित्रों को बताना कि क्लास भैया ठीक 6 बजे चल रही है, ठीक 6 बजे ये क्लास चल रही है। ख़त्म हो गई कहानी यहाँ तक, आगे बात करेंगे। चलिए, अब भैया जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय था करजन। कौन था जी? करजन भारत का वायसराय था। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू किया गया। बंगाल विभाजन कब कर दिया गया? तो विभाजन कब हुआ है? बंगाल का विभाजन हो जाता है कि सर विभाजन कब कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ बंगाल में शोक दिवस। कहां पर? बंगाल को शोक दिवस नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे सर, इसे हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया था जी? आप बताना सर। बंगाल में 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, राखी दिवस कह सकते हैं, रक्षाबंधन दिवस के रूप में, रक्षाबंधन वंदे मातरम के रूप में। किसके कहने पर? राखी दिवस किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। ठीक है, बंगाल विभाजन का जो दमन करने के लिए एक भैया किसको नियुक्त किया गया था? आप कहेंगे कार्लाइल को नियुक्त किया गया था। कार्लाइल को नियुक्त किया गया, जो बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे उन्हें उठाओ, जेल में डालो, मारो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन बंगाल विभाजन का विरोध नहीं होना चाहिए। ये अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी, ये अंग्रेजों की सोची समझी एक चाल थी। ठीक है जी, यहां पर हम पढ़ेंगे पूरा बंगाल विभाजन। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सर बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, इसके विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 में कर दी करजन ने। ठीक है, इसको लागू किया था पश्चिम बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जिसका नाम था सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ब्लूमफील्ड। जिस समय बंगाल विभाजन हुआ उस समय भारत की आबादी थी 40 करोड़, बंगाल की आबादी थी भैया 8 करोड़। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी, पश्चिमी बंगाल की राजधानी भैया कोलकाता थी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि सर ये हमने पढ़ लिया बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात आती है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की, कि सर स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए। जब ये बात चली कि भाई 19 जुलाई 1905 या 20 जुलाई 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, तभी से भारत में बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, क्या हो गए थे? आंदोलन स्टार्ट हो गए थे कि भाई बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता में एक जगह पड़ती है टाउन हॉल, वहां पर एक मीटिंग हुई और मीटिंग में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। आप कहेंगे सर बहिष्कार आंदोलन की बात होगी। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन किसने चलाया था? आप कहेंगे सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के द्वारा 7 अगस्त 1905 में कौन सा आंदोलन चलाया गया? आप कहेंगे सर स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। देखिए स्वदेशी एवं बांधव समिति की बात होगी। आप कहेंगे स्वदेशी एवं बांधव समिति 6 अगस्त 1905 में, जिसे अश्वनी कुमार दत्त नहीं होगा, अश्वनी कुमार दत्त होगा। ये क्या होगा जी? अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है जी, अश्वनी कुमार दत्त। तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा यहां पर? आप कहेंगे सर अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है जी, आप कहेंगे सर अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है जी, आप कहेंगे सर अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, स्वदेशी बांधव समिति का गठन कब और किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी की दृष्टि से कि सर 6 अगस्त 1905 में, कभी कभी इसमें डेट आती है कभी नहीं आती, लेकिन यह जरूर आता है कि स्वदेशी बांधव समिति का गठन 1905 में किसके द्वारा किया गया था? अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। कि सर स्वदेशी बांधव समिति का गठन
किसके द्वारा किया गया? अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया। कि भैया स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन किसने चलाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के द्वारा 7 अगस्त 1905 में। किसके खिलाफ? बंगाल विभाजन के खिलाफ। कहां पर शुरू किया गया था? कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहां पर? कलकत्ता के टाउन हॉल में जब मीटिंग हुई तो वहां पर स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पास किया और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए, ये जल्दी जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। यहाँ तक हम लोगों ने सारी बातें पढ़ ली। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। सिलेबस कंप्लीशन के बाद कंबाइंड, बिल्कुल कंबाइंड पीडीएफ जलेगी, बिल्कुल डलेगी जी, बिल्कुल डालेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडिया हाउस, भारत स्वशासन समिति, इंडिया हाउस की स्थापना कब की गई थी? इंडिया हाउस की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया हाउस कह लें, भारत स्वशासन समिति कह लें, जिसे लंदन में स्थापित किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया? आप कहेंगे सर इंडिया हाउस की स्थापना कर दी। इंडिया हाउस कहां पर बनाया गया था? लंदन में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने कर दी थी? आप कहेंगे सर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, कब? 1905 में। मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई, संस्थापक सलीमुल्लाह खां, पहले अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन, और इस समय मिंटो था। वायसराय कौन था? मिंटो। सलीमुल्लाह खां, आगा खां, आप कहेंगे सर आगा खां, सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क, आप कहेंगे सर मोहसिन उल मुल्क। ये संस्थापक ही माने जाते हैं। सलीमुल्लाह खां जो ढाका के नवाब थे, ये कौन थे जी? आप कहेंगे सर ढाका के नवाब, ये ढाका के नवाब थे। ठीक है, इन्हें सहयोग किसने किया था? आगा खान ने। ठीक है, मोहसिन उल मुल्क ने। सलीमुल्लाह खां, मोहसिन उल मुल्क, ये मत लिखिए आप। ठीक है, आप कहेंगे सर इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? ढाका में। कहाँ पर? ढाका में स्थापना कर दी गई। ठीक है, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय था मिंटो। कौन था? मिंटो। कि सर जल्दी जल्दी से बताइए। कोई ट्रिक नहीं है आलोक मेरे लाल, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ये वो पॉइंट है जिनको आपको याद करना ही करना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसका रिवीजन बार बार रिवीजन करो। आप एक कार चला रहे हो, आप कभी कभी कार चलाते हो और एक रेगुलर कार चलाता है, तो परफेक्ट ड्राइवर कौन बनेगा? जो रेगुलर कार चला रहा है वो, जो कभी कभी कार चलाता है वो। तो जो कभी कभी कार चलाता है वो तो हैवी ड्राइवर बनेगा, और जो रेगुलर कार चला रहा है वो भैया परफेक्ट ड्राइवर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परफेक्ट ड्राइवर। सर ये टॉपिक बुक में नहीं है। आधुनिक भारत में देखना, आधुनिक भारत में देखना, राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक भारत में देखना, ये सारी चीज़ें रिपीट करो, पढ़ पढ़ के, रिवीजन करो, पढ़ पढ़ के, लिख लिख कर देखो। ऐसे लिख लो इंडिया हाउस, आगे बस छोड़ दो। फिर देखो इसकी स्थापना 1905 में। कौन थे संस्थापक? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे संस्थापक? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में क्वेश्चन ही आधुनिक भारत से आते हैं। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही आधुनिक भारत से आते हैं, जीडी में। ठीक है, चलिए अब बात हो गई सर मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क के द्वारा। इसके पहले अध्यक्ष बन गए थे मुश्ताक हुसैन और उस समय वायसराय थे मिंटो। अब बात आती है जी किंग्सफोर्ड के द्वारा क्या किया गया। किंग्सफोर्ड पर बम कांड मामला क्या था? बम मामला क्या था? देखिए मुजफ्फरपुर का एक जज था, मुजफ्फरपुर का एक जज था जो भारतीयों के खिलाफ सजाएं देता था। मतलब भारत के लोगों को तो कठोर सजा देता था और जो अंग्रेज थे उन्हें ना के बराबर सजा देता था। तो इस मुजफ्फरपुर के जज को मारने का प्रयास किया, इसको मारने का प्रयास किया। जो मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है तो भैया सेशन जज बनाकर भेजा था और वहां पर ही अत्याचार करने लग गया। तो इसको मारने का प्लान बनाया किसने? अभी पढ़ते हैं कि सर 1908 में मुजफ्फरपुर का एक जज था जिसे मारने का प्रयास किया गया। मारने का प्रयास किसने किया?
30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस, जो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, जिन्हें फांसी हुई। ठीक है, इन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी हो गई। प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, इन्होंने बॉम्ब फेंका था। देखिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया भैया, मुजफ्फरपुर के जज को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो बच गया। क्या किया? बच गया। तो इस केस में पुलिस जब इनके छापे मारने लगी, पकड़ने लग गई, तो भैया प्रफुल्ल चाकी ने कहा कि मैं इन अंग्रेजों के हाथे तो नहीं मरूंगा। उन्होंने अपने आप को गोली मारकर शहीद कर दिया और खुदीराम बोस पकड़े गए, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। किसको? खुदीराम बोस को। चलिए, कृष्णा जी कह रहे हैं है ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको पूरा डिटेल में दे रहा हूं ये चीजें। अब आप इसको पढ़ लो, है ना, ये चीजें आपको पढ़नी है। अब बात करेंगे सर, यहां पर हमने बात कर ली कि सर एक अलीपुर बम कांड था, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1908 में ही अलीपुर बम कांड भी हुआ था। इसमें क्या था, ये अनुशीलन समिति के सदस्यों पर यह केस चला। अलीपुर में भैया क्या किया गया कि वारिंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में, अरविंदो घोष के नेतृत्व में एक भैया षड्यंत्र रचा गया। अलीपुर षड्यंत्र कहा गया कि अंग्रेजों को मारने का प्रयास था। अनुशीलन समिति के सदस्य थे, 38 लोगों पर मुकदमा चला। कितने लोगों पर? 38 लोगों पर मुकदमा चला। चलिए, आप कहेंगे सर वारिंद्र कुमार घोष, ये सारी चीजें देखिए। 50 पेज की पीडीएफ मैंने दी थी, 52 पेज की। ठीक है, 16वीं स्लाइड हम पढ़ रहे हैं। हालांकि मैंने पूरी पीडीएफ आपको दे दी थी, पूरी ही पीडीएफ मैंने आपको दी थी, और इसको आप अच्छे से पढ़ना। चलिए, एकता कह रही भैया जी मेरी मम्मी भी क्लास देख रही है। अरे वाह, माता जी को चरण स्पर्श प्रणाम बोलना, आशीर्वाद दिलाना माता जी से। ठीक है, हमने यहाँ पर बात कर ली कि सर अलीपुर षड्यंत्र कब का है। इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष अलीपुर षड्यंत्र हुआ था? आप कहेंगे सर 1908 में हुआ था। कुल कितने सदस्यों पर केस चला? 38 लोगों पर। कौन प्रमुख दोषी इनमें बनाए गए थे? तो वारिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष। कौन? वारिंद्र घोष, हाँ, अरविंद कुमार घोष, और भैया आप क्या कह सकते हैं? चलिए, आप कह सकते हैं सर अरविंद घोष, वारिंद्र घोष। तृतीय दिल्ली दरबार की बात होगी। तृतीय दिल्ली दरबार, आप कहेंगे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। क्यों हुआ था ये? देखिए, तृतीय दिल्ली दरबार के समय कौन आया था? किंग जॉर्ज पंचम भारत आया था। किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज फिफ्थ भारत आया। ठीक है, भारत आया। इसके सम्मान में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। अब ये आयोजन किसने करवाया था? ये आयोजन किसने करवाया था? तो भैया आप कहेंगे सर इसके सम्मान में, और इसका जो आयोजन है, आयोजन करवाया था भैया किसके द्वारा? हार्डिंग सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा? हार्डिंग। जिस समय तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उस समय भारत का वायसराय था हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग सेकंड ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया। इससे पहले 1877 और 1903 में 2 हो चुके थे, तो तीसरा ये था। इसमें क्या किया गया? भारत की राजधानी दिल्ली बनाए जाने की घोषणा हुई कि भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी, उसे दिल्ली लाया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसे दिल्ली लाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 1911 में दिल्ली लाया जाएगा। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। जो पूर्वी बंगाल था, पश्चिमी बंगाल था, इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया, इन्हें विलय कर लिया गया, एक साथ कर लिया गया। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी दिल्ली लाने की घोषणा कर दी कि भाई अब दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनेगी। हालांकि घोषणा 1911 में हुई, बनाई 1912 में गई। 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। क्या बन गई जी? दिल्ली राजधानी बन गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1927 में नई दिल्ली शहर बसा और 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कि सर दिल्ली भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हो गई? 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? 1912 में। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1931 में। नई दिल्ली शहर कब बनाया गया? 1927 में। कब? 1927 में। तो ये मेरे साथ आप पढ़ते रहो कि सर तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किसके सम्मान में किया गया था? आप कहेंगे सर किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में। किंग जॉर्ज पंचम कहां का राजा था? ब्रिटेन का। भारत कब आया? 1911 में। कौन था उस समय वायसराय? हार्डिंग सेकंड। भारत की राजधानी दिल्ली लाने की घोषणा किसने की थी?
किंग जॉर्ज पंचम ने। भारत की राजधानी किसने कहा, तो आप कहेंगे सर भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई 1912 में, और भैया 1927 में नई दिल्ली शहर बसा। 1931 में हम बात कर रहे हैं, नई दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। माता जी की तबीयत एकदम ठीक है, अभी मैंने अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले, एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए ये पॉइंट भी आप लोग लिखेंगे। अब बात आती है दिल्ली षड्यंत्र की। हुआ क्या था, दिल्ली षड्यंत्र का मामला क्या है। देखिए, अंग्रेजों को डराने के लिए, भारत में क्रांति की चिंगारी को फैलाने के लिए क्या किया गया, एक भैया एक योजना बनाई गई। रास बिहारी बोस के एक सर्वेंट थे, एक नौकर थे जिनका नाम था वसंत कुमार, उनके द्वारा भैया ये षड्यंत्र रचा गया, जिसे दिल्ली षड्यंत्र कहा गया। क्या कहा गया, दिल्ली षड्यंत्र कहा गया। ठीक है, अब बात आती है गदर पार्टी की। बहुत शॉर्ट में करा रहा हूं। गदर पार्टी की बात करेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हो गई। कब हो गई जी, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। गदर पार्टी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। कौन सी पार्टी है जिसे भारत में किस क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर स्वतंत्र भारत की क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं, गदर पार्टी को। सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, सचिंद्र सन्याल, ये सब इसमें शामिल थे। आप कहेंगे सर इसमें और कौन कौन सदस्य थे। अन्य सदस्यों की बात करें, अन्य सदस्य कौन कौन थे, देखिए सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, ठीक है जी, सोहन सिंह भाकना। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया सोहन सिंह भाकना, हमने पढ़ लिया कि सोहन सिंह भाकना। क्लियर है कि सर सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, 1913 में इन्होंने एक पार्टी स्थापित की अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में, और इन्होंने भैया नवंबर 1913 में गदर पत्रिका प्रकाशित कर दी। कौन सी, गदर पत्रिका। आप कहेंगे सर गदर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, गदर पत्रिका का प्रकाशन भैया गदर पार्टी ने ही किया था। सर 14 सही हो रहे हैं, अंशु कुमार, अरे वाह बहुत बढ़िया। और प्रयास करो, 20 में से 14 भी अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन और प्रयास करो, कम से कम 20 में से 20 लाओ। मैं ये नहीं कहता 20 में से 20 लेकर आओ, आप 15-16 भी ले आओ, बहुत हैं। 15-16 भी जीएस में अच्छे अपने आप में एक मायने रखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपने लिख लिया। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन 1916। यहाँ पर बात करेंगे भारतीयों को वे अधिकार मिले जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने दे रखे थे। होम रूल आंदोलन इसलिए चलाया गया था, अंग्रेज भारत के लोगों पर जुल्म कर रहे थे, अंग्रेज भारत के लोगों पर जुल्म कर रहे थे। वो उन अधिकारों को हमें नहीं दे रहे थे जो अधिकार उन्होंने कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में दे रखे थे। यानी कनाडा के लोगों को मिले हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को मिले हुए थे, न्यूजीलैंड के लोगों को मिले हुए थे, साउथ अफ्रीका के लोगों को मिले हुए थे, लेकिन भारत के लोगों को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है, भारत के लोगों को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसलिए भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया 2 बार, एक बार अप्रैल में, एक बार सितंबर में। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया पुणे में, और सितंबर 1916 में मद्रास में चलाया गया था। किसमें, मद्रास में। तो आप कहेंगे सर अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने यह चलाया था पुणे में, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में चलाया गया। एनी बेसेंट की पत्रिकाएं हैं कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, ये पत्रिकाएं हैं, ये क्या हैं, पत्रिकाएं। ये पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, आप कहेंगे सर ये पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो आप लोग यहां पर बताएंगे सर ये पत्रिकाएं होम रूल आंदोलन 1916। आप कहेंगे सर 1916 में दो जगह चला है, एक जगह पुणे में, एक जगह मद्रास में। पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था अप्रैल 1916 में, सितंबर 1916 में चलाया था भैया किसने, आप कहेंगे सर किसने चलाया था, एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ न्यू पत्रिका जो है, ये न्यू इंडिया, ये पत्रिकाएं हैं, मैगजीन है, किसकी, आप कहेंगे सर किसकी पत्रिकाएं हैं, तो ये एनी बेसेंट की हैं। बाल गंगाधर तिलक के पत्र कौन कौन से थे, मराठा जिसे वो अंग्रेजी भाषा में लिखते थे, केसरी जिसे वो मराठी भाषा में लिखे थे। अब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। बाल गंगाधर तिलक गिरफ्तार कब हो गए,
1908 में इन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल में भेज दिया और मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य बुक लिखी। कौन सी? गीता रहस्य बुक लिखी। ये रिहा कब हुए? ये रिहा कब हुए हैं? ये रिहा हुए 6 साल बाद 1914 में रिहा हुए और छूटते ही इन्होंने एक नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, अंग्रेजों जो तुमसे हो वो कर लो। ठीक है, ये तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया कि सर किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। आप कहेंगे सर ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए, हमने पढ़ लिया। सर गुरुजी हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है, कन्नड़ में कैसे समझे आप बताएं? कन्नड़, शायद कन्नड़ की तो हमारी अभी कोई लैंग्वेज किताब भी नहीं आई है और कन्नड़ हमें आती भी नहीं है माय डियर। लिख लेंगे, ठीक है कि सर होम रूल आंदोलन भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में चलाया। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में चलाया। एनी बेसेंट ने पत्रिकाएं लिखी थी कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। ठीक है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 1908 में क्योंकि इन्होंने अपनी इन पत्रिकाओं में भड़काऊ भाषण छापे। अंग्रेजों के अनुसार इनके ऊपर आरोप लगे कि ये भैया दंगा कराना चाह रहे हैं, इसलिए इन्हें 1908 में गिरफ्तार कर लिया। 1908 में गिरफ्तार किया गया और इन्हें जेल में डाल दिया। 6 वर्ष ये जेल में रहे। 1914 में जेल से छूटे और इन्होंने आते ही एक नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर इनका नारा क्या था? इनका नारा आप कहेंगे सर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? मैं लेकर रहूंगा। ठीक है जी, लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? लेकर रहूंगा। ये कहा था भैया रहूंगा। ये किसने कहा था इसे मैं लेकर रहूंगा? तो ये कहा था भैया, जल्दी से बताइए, बीजी तिलक ने। आगे बात आती है गया अधिवेशन। कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है। ये गया अधिवेशन किसका चल रहा था? कांग्रेस का चल रहा था। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, उपाध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अब चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के समक्ष हमने बात की कि कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें डिनाई कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अभी हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे। अनबन हुई और अनबन होने के बाद चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और अपनी एक नई पार्टी बना दी। कौन सी नई पार्टी बनाई थी? आप कहेंगे सर अपनी एक नई पार्टी बना दी, स्वराज पार्टी। पहले इसका नाम था कांग्रेस स्वराज पार्टी, बाद में से कर दिया गया स्वराज पार्टी। ठीक है, अब ये बन गई। अब ये जो थे ये अध्यक्ष बन गए, ये भैया सचिव बन गए। इनकी मृत्यु कब हो गई? इनकी मृत्यु हो गई 1 जून 1925 में इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इस पार्टी का भी अस्तित्व खत्म हुआ। अब बात आती है कि सर इसे हम क्या पढ़ेंगे? HRA, कि सर HRA की स्थापना कब हुई? 1924 में भारतीय प्रजातांत्रिक संघ, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, आप कहेंगे सर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कि सर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में होती है 1925 में। संस्थापक सचिंद्र सन्याल, नरेंद्र मोहन, प्रफुल्ल गांगुली, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा HRA की स्थापना की गई।
एचआरए की स्थापना कब हो गई? 1924 में। ठीक है, एचआरए जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रजातांत्रिक संघ। भारतीय प्रजातांत्रिक संघ जिसे इंग्लिश में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा गया, जिसे 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, नरेंद्र मोहन और प्रफुल्ल गांगुली द्वारा स्थापित किया गया। अब इन्होंने क्या किया? एचआरए ने जो एक रेल थी, काकोरी षड्यंत्र, जिसे काकोरी रेल एक्शन के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी षड्यंत्र को नाम दिया है काकोरी रेल एक्शन। क्या नाम दिया? काकोरी रेल एक्शन। चलिए, हमने बात करनी है कि सर काकोरी रेल एक्शन, तो जल्दी जल्दी से ये लिख लीजिए। आगे बात करेंगे कि सर काकोरी रेल एक्शन कब हुआ था। काकोरी रेल एक्शन की बात होगी कि सर 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 में काकोरी रेल एक्शन हुआ। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जाती थी, जो वर्तमान में भी लखनऊ मेल के नाम से जानी जाती है, इसमें 4 लोगों को फांसी हो गई। कौन कौन थे? ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अब इन्होंने एक नारा दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, की तमन्ना। आप कहेंगे सर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, ये लिखा किसने था? राम प्रसाद बिस्मिल ने ये गाया। बिस्मिल आजिमावादी ने इसको लिखा था। किसने? आप कहेंगे सर इसको लिखा था बिस्मिल आजिमावादी ने। बिस्मिल आजिमावादी, आप कहेंगे सर आजिमावादी, ठीक है, आजिमावादी कौन थे? लेखक थे। लेकिन इसको गाया किसने था? ये लेखक हैं, गाया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। अब ये बताइए कि सर काकोरी रेल एक्शन, ये काकोरी कहां पड़ता है? लखनऊ और कानपुर के बीच में। लखनऊ और कानपुर के बीच में काकोरी एक स्थान है। काकोरी एक जगह है जहां पर काकोरी में एक ट्रेन को, सरकारी ट्रेन थी ये उस समय, 8 डाउन ट्रेन के नाम से जानी जाती थी, जो लखनऊ से सहारनपुर से लखनऊ जाती थी। सरकारी खजाना हथियार था, इसे लूटने के लिए ये क्या बना दिया? ये क्या बनाया? आप लोग बताइए जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। हम यहां पर बात करेंगे कि सर ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, अब बात आ गई सर 1928 की। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ? 1926 में नौजवान सभा किसने बनाई थी? नौजवान सभा बनाई थी भैया भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह। ठीक है जी, भगत सिंह। आप लिखेंगे सर भगत सिंह के द्वारा भैया बनाई गई, भगत सिंह द्वारा। चलिए आप यहां पर पढ़ लेंगे सर भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना कर दी गई। किसकी? भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना कर दी गई। ये बातें आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए आगे हमने पढ़ लिया कि सर एचआरए का नाम बदल दिया गया। अब क्या किया गया कि सर 1928 में फिरोज शाह कोटला एक मैदान है। फिरोज शाह कोटला एक मैदान है, कहां पर है? चलिए, फिरोज शाह कोटला एक मैदान है जहां पर एचआरए की एक बैठक हुई। शहीद भगत सिंह भी उसमें शामिल हुए और भगत सिंह ने एक नाम दिया कि भाई एक काम करते हैं, एचआरए में एक शब्द जोड़ देते हैं जिसका नाम है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द जोड़ने की बात की गई तो इन्होंने कहा कि सर एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर एचएसआरए। फिरोज शाह कोटला मैदान कहां पर है? दिल्ली में। बताइए वर्तमान में इसका नाम क्या है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है ना वो, फिरोज शाह कोटला वाला। तो 1928 में इसका नाम बदल दिया गया। और जो यहां पर सोशलिस्ट शब्द है, ये सोशलिस्ट शब्द किसने जोड़ा था? ये शब्द भगत सिंह के द्वारा जोड़ा गया।
भगत सिंह जब इसमें जुड़े तो भगत सिंह ने इसका नाम क्या करवा दिया, तो आप कहेंगे चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की सिफारिश पर सोशलिस्ट शब्द एचआरए में जोड़ दिया, जिसे बना दिया एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जल्दी से इसको भी पढ़ लीजिए कि सर काकोरी रेल एक्शन 9 अगस्त 1925 का, सहारनपुर से लखनऊ जाती हुई ट्रेन जिसमें 8 डाउन ट्रेन है, उसमें सरकारी खजाना था, हथियार थे, उन्हें लूट लिया गया। रोशन सिंह, राजेंद्र लाड, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें फांसी हो गई। इन्होंने एक नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। हालांकि ये लिखा था बिस्मिल आजिमाबादी ने। 1928 में एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया। लेकिन इसकी बैठक कहां पर होती है? फिरोज शाह कोटला मैदान में, जिसमें अरुण जेटली बोलते हैं वर्तमान में। चलिए साइमन कमीशन की बात होगी। साइमन कमीशन, देखिए अगर मैं बात करूंगा इसका गठन कहां पर होता है? आप कहिए साइमन कमीशन का गठन कहां पर किया गया? कौन कौन भैया बताएंगे? गठन होता है 27 नवंबर 1927 में। कहां पर? ब्रिटेन में। लेकिन भारत कब आया ये? भारत आता है 3 फरवरी 1928 में, और मुंबई में इसने अपने पहले कदम रखे, जिसमें 7 सदस्य थे। 7 के 7 अंग्रेज थे। 7 के 7 क्या थे? अंग्रेज थे। चलिए 7 के 7 कौन थे? इसमें अंग्रेज थे। बिल्कुल, आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सीजीएल में पढ़ लें, सीपीओ में पढ़ लें, यूपीएसआई में पढ़ लें, कांस्टेबल में पढ़ लें, वनडे किसी भी एग्जाम को अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, मैं तो ये कहूंगा। ठीक, तो भैया इसमें क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का विरोध हुआ। अब विरोध क्यों हुआ? सभी सदस्य अंग्रेज हो जाएंगे, तो इसका विरोध हुआ। गठन क्यों हुआ? इसका कारण यह था कि जब 1919 भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1919 में आया, तो यह कहा गया कि भाई 1919 की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा 10 साल बाद। पहली कंडीशन थी कि 10 साल बाद, यानी कि 1919 में बनाया जाना था, और यह जांच करने आता कि भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 सफल हुआ या असफल हुआ। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की जांच करनी थी, अधिनियम की जांच करनी थी। यह भारत में आया तो उस उद्देश्य था, लेकिन यह करने कुछ और लग गया। विरोध हुआ। जब विरोध हुआ तो भैया साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, और इसके दौरान, विरोध के दौरान क्या हुआ? 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का कारण क्या था लाला लाजपत राय की? लाला जी, जिन्हें लाला लाजपत राय के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। इनकी भैया क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब हुआ क्या? एक एसपी था स्कॉट, स्कॉट ने आदेश दिए लाठी चार्ज करने के। किसके? लाठी चार्ज करने के, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज करने के आदेश दिए। एएसपी था सैंडर्स, जिसे जेपी सैंडर्स के नाम से जानेंगे, जेपी सैंडर्स, इसका नाम था जेपी सैंडर्स। तो जेपी सैंडर्स ने भैया लाठी मारी, किसे? लाला लाजपत राय को, और जब लाठी लगी तो उसके बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या हो गई जी? 31 अक्टूबर को लाठी लगी है और 17 नवंबर 1928 में मृत्यु हो गई। अब इनकी हत्या का बदला लिया गया 17 दिसंबर 1928 में। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी लाहौर में, जिसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाएगा। कि सर 17 दिसंबर 1928 में लाहौर में जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर एक एक लाठी के प्रहार का परिणाम अंग्रेजों को भुगतना पड़ेगा, भारी पड़ेगा, और वही हुआ। जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी गई और इस केस में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को भैया फांसी हो गई। क्या हो गई? फांसी की सजा हो गई। समझ गए आप लोग? तो आप कहेंगे सर कि किसको? जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, इन्हें फांसी दी जाएगी। अभी आगे बात करेंगे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, चार्ज लिखना है, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, चार्ज तो बनेगा चार्ज, सही तो था, चार्ज सही तो था। ठीक, अब आगे बात करेंगे। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम था अनहैप्पी इंडिया,
तरुण भारत ये पत्र थे, यंग इंडिया ये भी पत्र था, यंग इंडिया ये भी पत्र था, ठीक है। हालांकि यंग इंडिया किसका है, आप कहेंगे सर महात्मा गांधी का भी है, हालांकि लाला लाजपत राय का भी है। तो लाला लाजपत राय ने पत्र लिखे थे तरुण भारत और यंग इंडिया, लेकिन उनकी वो पुस्तक है यंग इंडिया, ठीक है जी। अब बात करेंगे सर अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, लाला लाजपत राय की। अब इसी बीच क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट आ जाती है अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कैसे आई, जब साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन के बारे में हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि सर जब भारत में विरोध ज़्यादा होने लगा तो उस समय भारत सचिव था वर्केन हेड, जिसे विरकेन हेड या वर्केन हेड भी कहते हैं, विरकेन हेड कह लें या इसे वर्केन हेड कह लें, आप कहेंगे सर वर्केन हेड, वर्केन हेड कह लें। तो वर्केन हेड ने कहा कि अगर भारत के लोगों में इतनी क्षमता है कि वो अपना एक भैया ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए जिसे सभी राजनीतिक दल माने। बहुत आप कह रहे हो संविधान बनाएंगे, है हिम्मत तो बनाकर दिखाओ कोई ऐसा एक दस्तावेज जिसे सभी राजनीतिक दल मान लें। अब इस चैलेंज को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम बनाएंगे एक ऐसा दस्तावेज। तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में उन्होंने 19 मौलिक अधिकारों की मांग की, 19 मौलिक अधिकारों की मांग कर दी, ठीक है जी। चलिए, तो भारत सचिव थे उस समय वर्केन हेड 19 मौलिक अधिकारों की मांग की, डोमिनियन स्टेट की इसमें मांगी, जिन्ना की 14 मांगे आई दिसंबर 1928 में। जिन्ना जी इनके पीछे पीछे लगे रहते थे, तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी अगस्त 1928 में। और ये किसने पेश की थी, मोतीलाल नेहरू ने। किसने, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने भैया क्या कर दिया, रिपोर्ट पेश कर दी। 19 मौलिक अधिकारों की मांग की, डोमिनियन स्टेट मतलब भारत को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए, भारत को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। और इसी बीच जिन्ना जी ने अपनी 14 मांगे भी पेश कर दी थी दिसंबर 1928 में। चलिए, ये अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और ये दिसंबर 1928 में। नेहरू रिपोर्ट को पहली नींव कहा जाता है भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की पहली नींव मानी जाती है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। चलिए, अब बात आता है गांधी युग। अब यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, गांधी युग। अब देखिए, गांधी युग 1919 से लेकर 1947 तक माना गया है कि भैया महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ, पिता करमचंद गांधी थे, माताजी पुतलीबाई थी, शादी 1882 में हो गई, पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, 4 बेटे थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। लेकिन 5वें पुत्र जो थे ये जमनालाल बजाज थे। अच्छा, आपने ऐसे सुना होगा कि पिता ने पुत्र को गोद लिया है, लेकिन पुत्र कभी गोद लेता है क्या, तो जमनालाल बजाज ने महात्मा गांधी को एज ए पिता गोद लिया था, ठीक है। 5वें, चलिए यहां पर हम बात करेंगे जमनालाल बजाज, ये महात्मा गांधी के 5वें पुत्र थे। 5वें पुत्र का मतलब है गोद लिए हुए, लेकिन गांधी जी ने इन्हें गोद नहीं लिया, इन्होंने गांधी जी को पिता के रूप में गोद लिया, ठीक है जी, पिता के रूप में गोद लिया था, ठीक है। उसके बाद 1888 में गांधी जी लंदन चले गए पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए। कहाँ चले गए, लंदन चले गए। लंदन में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। एक बार फिर से इनका मैं इंट्रो करा देता हूं। महात्मा गांधी जी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ, पिता करमचंद गांधी थे, पुतलीबाई माता थी और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। शादी 1882 में, 4 बेटे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 5वें ये गोद लिए हुए हैं, ये कौन है, गोद लिए हुए, इन्हें गोद लिया था। अच्छा, 2 अक्टूबर को भारत में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, पूरे विश्व में क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस, ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती। आप कहेंगे सर गांधी जयंती कब मनाई जाती है, गांधी जयंती। चलिए लिखिए, गांधी जयंती कब मनाते हैं। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। चलिए आगे बात करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर 1891 में से लंदन से वापस आए। 1891 में गांधी जी भारत आ गए, बैरिस्टर बनकर आ गए। अब क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला एक व्यापारी थे,
शेख अब्दुल्ला व्यापारी थे, व्यापार करते थे, दक्षिण अफ्रीका में इनका कोई केस चल रहा था। तो इस सिलसिले में शेख अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को किसे भेजा? महात्मा गांधी को किसने भेजा? शेख अब्दुल्ला ने, कि आप साउथ अफ्रीका जाओ, मेरा केस लड़ो। साउथ अफ्रीका चले गए 1893 में। जब ये जा रहे थे तो अफ्रीका में एक जगह पड़ती है डरवन से प्रिटोरिया जा रहे थे, और जाते समय ये सेंट पीटर्स मारिसबर्ग स्टेशन पर इन्हें उतार दिया। इन्होंने ये उस डिब्बे में चढ़ गए थे जिस डिब्बे में भारतीयों को चढ़ना मना था। ये फर्स्ट क्लास एसी में बैठ गए होंगे और वहां पर जाना गलत था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि सर डरवन से प्रिटोरिया जाते समय सेंट पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर इन्हें उतार दिया। जब इन्हें उतार दिया तो इन्हें ये महसूस हुआ कि यहाँ तो बड़ा रंगभेद है, यहाँ तो बड़ा भेदभाव है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में उन लोगों के लिए लड़ने लग गए जिनके साथ भेदभाव हो रहा था। अहिंसा गलत लिख दिया क्या मैंने? अहिंसा। ओहो लो, अब ठीक है, चलिए अब ठीक है ना, अहिंसा। चलिए भैया, तो यहां पर ये रुक जाते हैं और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1894 में क्या किया इन्होंने भैया? नटाल कांग्रेस की स्थापना की, नस्ल भेद को खत्म करने के लिए। कि सर नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1894 में हो गई, और 1905 में फिनिक्स आश्रम बनाया। ये वही फिनिक्स आश्रम है जो दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में है गांधी जी। ये भी कहां पर बनाया गया नटाल कांग्रेस? दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका। तो आप कहेंगे सर दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। यहीं से इंडियन ओपिनियन अखबार चलाया। क्या चलाया? इंडियन ओपिनियन अखबार। कहां से चलाया गया था? 1904 में। तो आप कहेंगे सर अहिंसा। अच्छा, सा बनाऊं क्या? लो, अहिंसा ऐसे लिखेंगे, अहिंसा। चलिए लिख लीजिए। ये बातें हमने पढ़ ली, ठीक है। तो यहां से हम जो बातें करेंगे वो कल करेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें पूरी पीडीएफ आपको मिली हुई है, आप चाहें तो भैया लिख सकते हैं, पूरी पीडीएफ आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से। नताल नहीं, नटाल है, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा त्यागी जी धन्यवाद, राजीव कुमार परमार जी, नटाल पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। चुलबुल जी, बिल्कुल। साबरमती आश्रम की स्थापना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सारी चीज़ों की हम स्थापना करते हुए चलेंगे, सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। ये सारी बातें मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छोड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं स्किप करूंगा, कुछ स्किप नहीं करूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।